हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विद पार्ट वन अकेडमी। तो माय डियर, फिर से शाम 5 बजे हम लोग जुड़े हैं एसएससी जीडी को टारगेट करने के लिए। जो एग्जाम चल रही है आपके एसएससी जीडी की, अभी आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी में जो एग्जाम हो रहा है या फिर जो शुरुआत हुई है, बिल्कुल वैसे ही सवाल आ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन बस कुछ बच्चे बेकार में परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन आप खुद सोचो कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने एनालिसिस में कराया, तो क्या उसमें से 20-22 सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बस केवल केवल निगेटिव का खेल है, उसी में से हम आगे और पीछे हो जाते हैं, है ना। चलिए, क्लास शुरू करने के पहले ज़रा बताएं कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे मस्त होंगे, धमाल मचा रहे होंगे नहीं पढ़ाई से अपनी। तो आज 25 सवाल करेंगे माय डियर, एसएससी जीडी पार्ट 15 में। और इस 25 सवाल में उम्मीद यही करेंगे कि आप जितने सारे बच्चे हैं, कम से कम एटलीस्ट 25 में से 25 तो जरूर करें। इतने दिन से पढ़ रहे हैं यार, आज तो कम से कम 25 में 25 कर दें, है ना। चलिए देखिए, शुरुआत करें। अब देखो, फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी, हमारी जो स्पेशल क्लास है, कई सारे बच्चे परेशान हैं सर कहाँ हैं, कितने बजे हैं। तो अब ये देख लो कि सुबह मंडे टू संडे 8:05 पे एसएससी जीडी और यूपीएसआई मॉक टेस्ट, ये रेगुलर है। और बच्चों ये 200+ लेक्चर हो गए हैं, मतलब लगातार चल रहा है ये। और 10:05 पे क्या ही बताऊँ, इसमें 325 लेक्चर हो चुके हैं। कहाँ? अनअकैडमी पे। सोचो, और रोज 50 क्वेश्चन, 50 MCQ। तो आप भी ज्वाइन करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो होगा ही आपके पास। बस सर्च करना है रोहित कुमार, और फिर वहाँ पे देखना है, कोड मांगेगा, अनलॉक कोड डालना है बाबा10 और एंट्री मार लेना है ना। अब देखो, एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात हो रही थी अभी आपके सामने, आप मिस कर गए। तो भाई एसएससी के लिए अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 महीने के लिए बिल्कुल जुड़िए ना, 1350, 3 महीने के लिए 3400, 6 महीने के लिए 5400, 1 साल का 6500, 2 साल का 7800। अब इसमें से डिस्काउंट बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा, रोहित सर का नहीं, बाबा10, है ना। ये कोड डाल दीजिए और बाकी बात आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, इनरोल कर लीजिए अपने आप को, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड बाबा10 लगाकर आप ज्वाइन करें बच्चे, यूज कोड। और ये कोड सब भी एप्लीकेबल है किसी भी एग्जाम के लिए। आइए सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइम ऑफ कनिष्क इंडिकेट्स दैट हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड अप टू चंपा इन द ईस्ट। कनिष्क के समय में निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इंगित करता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक फैला हुआ था? रवातक शिलालेख, सारनाथ शिलालेख, साहित्य महल शिलालेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइम ऑफ कनिष्क इंडिकेट्स दैट हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड अप टू चंपा इन द ईस्ट? क्या होगा? तो कनिष्क के समय के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इंगित करता है? अगर देखोगे आप तो रवातक शिलालेख है, जो कनिष्क के समय, कनिष्क की बात करें माय डियर, तो आपको याद होगा कि 78 ईस्वी बराबर इसने एक शक संवत कहते हैं जो भारत सरकार स्वीकार की है। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, कुषाण डायनेस्टी का शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। तो रवातक शिलालेख बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में एक चट्टान पर लिखा गया शिलालेख है, जो 1993 में अफगानिस्तान के पास पाया गया था, अफगानिस्तान में। और ये शिलालेख कुषाण सम्राट कनिष्क के शासन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्बा से लौटने पर दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से किसने की? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। Who composed the Dandi March to Napoleon's march to Paris on his return from एल्बा? एल्बा से लौटने पर दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, लाला लाजपत राय ने की, सुभाष चंद्र बोस ने, बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 2, तो एल्बा से लौटने पर दांडी मार्च की तुलना पेरिस, नेपोलियन की पेरिस मार्च से किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने? तो ये कब? 12 मार्च को शुरुआत दांडी मार्च की, ठीक है, याद रखिएगा। नंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक क्या है? द संस्कृत ड्रामा विच डिस्क्राइब्स चंद्रगुप्त मौर्य ट्रिम्प ओवर द नंदा। मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, प्रबोध चंद्रोदय। सवाल नंबर 3, तो नंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन करने वाला जो संस्कृत नाटक है वो मुद्रा राक्षस है। क्या है? ये शूद्रक लिखता है, याद रखिएगा। किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम। अब मुद्रा राक्षस किसने लिखा?
जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोटर राक्षस किसने लिखा है। ठीक है। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा स्थल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 4, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात करें, राखीगढ़ी है। कौन है बच्चे? राखीगढ़ी। ठीक है, भारत में। और अगर ओवरऑल देखें तो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, जो कहाँ? इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। वर्तमान में राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है जो घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। मेरी डियर, ग्लोबल हेरिटेज फंड के अनुसार राखीगढ़ी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने सिंधु स्थलों में से एक। आप सोच लो, यानी अब मोहनजोदड़ो भी गया तो ग्लोबल हेरिटेज फंड के अनुसार राखीगढ़ी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने सिंधु स्थलों में से एक है। 2020 तक विस्तृत साइट अध्ययनों ने कुल क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर से अधिक रखा है। अब सोच लीजिए, डेटा आ गया, मोहनजोदड़ो भी चले गए। जनवरी 2014 में अतिरिक्त टीले की खोज के परिणाम स्वरूप यह सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बन गया, जो मोहनजोदड़ो को लगभग 50 हेक्टेयर आगे निकल गया है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा सर, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो अगर दोनों ऑप्शन है राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो, तो भाई न्यू डेटा के अनुसार हम राखीगढ़ी लगा के आएंगे ना, तो फिर क्या लगाएंगे? मोहनजोदड़ो तो है ही ऑलरेडी, है ना, याद रखिएगा। द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शंस वाज, न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा थी। सभा, समिति, विधाता, ये सभी। द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शंस, न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा क्या थी? सभा थी, समिति, विधाता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या होगा? सभा। याद होगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे? सभा और समिति की। ठीक है, याद रखिएगा। तो न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा थी। सभा जैसे आज हमारा राज्यसभा है, और प्रारंभिक वैदिक काल में राज्य व्यवस्था मूल रूप से केंद्र में आदिवासी प्रमुख के साथ आदिवासी राज्य व्यवस्था थी। तो ये अपर हाउस मान लो और ये लोअर हाउस समिति। कबायली मुखिया को राजन कहा जाता था, और आपको याद होगा कबीले को जन कहा जाता था। राजन दो जनजातीय सभा और समिति के मामलों से शासन करता था। और राजन क्या था? अनुवांशिक नहीं, ये अपने जातियों में से चुना जाता था, हेरिडेटरी नहीं था, अनुवांशिक नहीं था। दो जनजातीय सभाएं, सभा और समिति। तो सभा में जनजाति और समिति के बड़े सदस्य होते थे, जो मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवसाय नीतिगत निर्णय को लेते थे। जबकि याद रखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता में सभा और समिति की कार्रवाई में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति है। ऋग्वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक में बैंड हो गया। यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पीटक। यमका बौद्ध पीटक से संबंधित है। तो कौन से बौद्ध पीटक? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, इनमें से कोई नहीं। यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पीटक। यमका किस बौद्ध पीटक से संबंधित है? तो यमका की बात करें, अभिधम पीटक। आपको याद होगा, पीटक मतलब टोकरी, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। यमका बौद्ध अभिधर्म से संबंधित, यमका थेरवाद बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यमका क्या है? थेरवाद बौद्ध धर्म का ग्रंथ, और पाली कैनन का एक पाठ है। यमका अभिधम पीटक में शामिल व्यवहारिक विश्लेषण और तर्क पर शामिल एक लेक्चर है, ये पाठ है, टेक्स्ट। कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना का विजन नहीं है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 8% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, कृषि विकास दर 4% है, उपभोग गरीबी की शीर्ष गणना अनुपात 10% अंक कम किया जाएगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको याद होगा कि अगर मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये कोई भी विजन नहीं है, और ये लास्ट अंतिम पंचवर्षीय योजना है। लास्ट पंचवर्षीय योजना पीरियड क्या है? 2012 से लेकर 2017 तक। ये लास्ट 5 ईयर प्लान है माय डियर, लास्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि इसके बाद फिर नीति आयोग आ गया, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना।
तो 5 ईयर प्लान का एम क्या है? 2012 से 17 यह पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू की गई थी और विकास दर जो था बच्चे 8% रखा गया और लक्ष्य क्या था कि फास्टर थीम, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, यही स्टैटिक जीके कहलाता है कालांतर में। देश में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति जो है, पॉलिसी है, वो कब पेश की गई थी? 1991 में, 2000 में, 2005 में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। देश में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र 2000 ईस्वी में पेश की गई थी। कब पेश की गई? 2000 ईस्वी में पेश किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो नीति है देश में पहली बार 2000 ईस्वी में पेश किया गया। ये कैसा क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र जो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। किस हिसाब से? व्यापार करने की दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें आसानी से व्यापार करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? लैंड आसानी से मिलेंगी, वाटर फैसिलिटी मिल जाएंगी, रोडवेज मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएंगी, इसीलिए नाम क्या रखा गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत कब की गई? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010, 2011, 2018, 2019। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में की गई, मेरे याद रखिएगा। तो भारत सरकार द्वारा 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति पेश की गई थी। 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत यह अधिसूचित किया गया था। और याद बताऊं अभी कि चीन का विनिर्माण क्षेत्र, सोचो, उसकी अर्थव्यवस्था में लगभग 34% योगदान दे रहा है अभी, इसलिए चीन को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। सोचो कितना आगे है चीन। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, अगर ये फुलफिल हो जाता है, बिल्कुल सफल हो जाता है 2-3 सालों में, तो हम चीन को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उसके हद तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट। कहता राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतर छोड़ता है। यह कथन जो है वो किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है? वेलफेयर स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, पुलिस स्टेट। सवाल नंबर 10, तो राज्य हर जगह है, ये अगर आप देखोगे तो कल्याणकारी राज्य की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है माय डियर, है ना। राज्य हर जगह मतलब, कहने का मतलब यही है कि किसी भी जनता में, चाहे वो गांव में ही क्यों ना हो, शहर में क्यों ना हो, सबको वो एक समान देखता है। यही है वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। भारत कैसा है? कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल नंबर 36 भी कहता है। तो राज्य हर जगह है, यह शायद कोई अंतर छोड़ता है। यह कथन कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करता है। कल्याणकारी राज्य सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा करता है। याद रखिएगा बिल्कुल। टी.एच. मार्शल ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य को कल्याण, लोकतंत्र और पूंजीवाद के विशिष्ट संयोजन के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, असम। क्वेश्चन नंबर 11, तो किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया? मणिपुर। मीराबाई चानू की बात करें तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता इन्होंने जापान में, और गोल्ड मेडल की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2017 अनाहिम कैलिफोर्निया में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018, पद्मश्री अवार्ड 2018 देख लो, है ना। और 2018 में विराट कोहली को मिला था इनके साथ। निम्न में से किसने यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए 24x7 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है? रेखा शर्मा, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 12, तो यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए स्मृति ईरानी
ये शुरू किया है ना। तो स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री थी उस समय, अभी नहीं है, उस समय थी। अभी कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महिला और बाल विकास मंत्री, अगर यही हैं तो लिखिएगा यस, ना तो फिर नाम बताइएगा। आते जरा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी स्थापना 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलेंगे। कन्याकुमारी, नागरकोइल, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 13। तो भारत में कन्याकुमारी, जो ये तमिलनाडु में पड़ती है, तीनों बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिल जाते हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर भारत में कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। श्रीलंका हमारे देश से पाक जलनम्र मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, बे ऑफ बंगाल, आगे देखिए, है ना। तो कन्याकुमारी की बात करें तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले का एक शहर है। कन्याकुमारी को कभी कभी भूमि का अंत कहा जाता है। यह अपने अनोखे सूर्यास्त, समुद्र में सूर्योदय और चंद्रोदय के लिए प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी की तटीय रेखा 71.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। शुद्ध चांदी रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। अकबर, शेरशाह, इल्तुतमिश, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 14। क्या होगा? शेरशाह। तो शुद्ध चांदी रुपया किसके द्वारा जारी किया गया? शेरशाह के द्वारा जारी किया गया ना। नेक्स्ट, शेरशाह ने रुपये की मुद्रा की शुरुआत की। शुद्ध चांदी रुपया शेरशाह द्वारा जारी किया गया। शेरशाह सूरी की बात करें तो 1540 से 1545 तक शासन किया था बच्चे, है ना। आधुनिक जो राजधानी बिहार सासाराम, जिनका मकबरा है। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया, बताइए जरा। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हयात खान। रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा था। तो सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। सिकंदर हयात खान पंजाब के एक राजनेता थे और उनका जन्म मुल्तान में हुआ था। वह भारत के विभाजन के खिलाफ थे और लाहौर प्रस्ताव के किसी भी संदर्भ को पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में निंदा करते थे। बहुत मजेदार। ये देखो, कैप्टन सर सिकंदर हयात खान आरबीआई के उप गवर्नर रहे हैं और सर जेम्स ब्रेंट टेलर के साथ वे इस पद को संभालने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। रहमत अली को दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक से भिन्न होती है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या होगा? नामदफा। ये सिक्किम है, उत्तराखंड है, और ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, आर्कटिक से बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है। मनुष्य के लार में जो मौजूद एंजाइम है उसे हम क्या कहते हैं? द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कोई नहीं, कोई एमाइलेज कहेंगे ना। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन, रेनिन ये कहाँ? ये अमाशय से निकलेगा। रेनिन मिल्क को पचाने में और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। तो लार में एंजाइम जो है एमाइलेज है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, जो माल्टोज, डेक्सट्रिन जैसे सरल शर्करा में स्टार्च को तोड़ने में सक्षम होता है, जो आगे छोटी आंत में टूट सकता है। फेफड़ों का जो आवरण है, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, फेफड़ों का जो आवरण करने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्ल्यूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, क्रैनियम। क्वेश्चन नंबर 18। तो फेफड़ों का आवरण करने वाली जो झिल्ली है उसे हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूरा बोलेंगे। और ये हार्ट, पेरिकार्डियम क्या हुआ? ये हार्ट का है। क्रैनियम क्या हुआ? ये ब्रेन का है ना, याद रखिएगा। ये देखो, प्ल्यूरा ये लंग्स का है और पेरिकार्डियम क्या होगा? ये हार्ट का है ना। अधिकांश तरल जिनसे विद्युत प्रवाहित होती है,
अम्ल क्षार और किसके विलयन होते हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के, सॉल्ट, आयरन, क्वेश्चन नंबर 19। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, है ना? किसके होते हैं? तो क्षार, अम्ल और लवण। अधिकांश तरल पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित करते हैं एसिड, क्षार और लवण के घोल होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग। क्वेश्चन नंबर 20। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ? किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? क्या होगा भाई? स्कूबा डाइविंग। पास्कल का नियम ब्लेज पास्कल द्वारा दिए गए द्रव यांत्रिक में एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक सीमित असंपीड़ित द्रव में किसी भी बिंदु पर एक दबाव परिवर्तन पूरे द्रव में इस तरह प्रसारित होता है कि वह हर जगह समान परिवर्तन होता है ना? इस प्रकार स्कूबा डाइविंग के दौरान खिलाड़ियों को पास्कल का नियम ज्ञान होना चाहिए। किसने दिया था? तो यह ब्लाइज पास्कल द्वारा स्थापित किया गया है। बम्बर नृत्य किस राज्य में किया जाने वाला एक फोक डांस है? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। तो बम्बर डांस की बात करें, ये तमिलनाडु में किया जाने वाला एक डांस है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। बम्बर डांस इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु। बम्बर नृत्य तमिलनाडु में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। सिंघी छम डांस इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? सिंघी छम नृत्य किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 22। तो सिक्किम। याद रखिएगा कि जो फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये जरूर देख के जाइएगा जिनका भी पेपर है माय डियर, है ना? सिंघी छम जिसे कंचनजंगा नृत्य के नाम से जानते हैं, सिक्किम का एक लोक नृत्य है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भारत में सिक्किम में है। अगर हम पीओके में जो काराकोरम को छोड़ दें तो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में बंगस अवाम मेला का उद्घाटन किया गया? लद्दाख, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो अगर देखें हम तो बंगस अवाम मेला जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में था। 2021 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? मुंबई हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डे, बेंगलुरु हवाई अड्डा। क्या होगा? दिल्ली हवाई अड्डा, जिसे हम IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। हैदराबाद राजीव गांधी, या CST छत्रपति शिवाजी, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा। नाम जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल किस दिन को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? तो अब ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और भाला का भार 800 ग्राम था। कितने दूर फेंका था भाला इन्होंने, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स यानी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, याद रखिए माय डियर। तो ये था आज का सेशन। आई होप सो गाइस 25 सवाल, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसा लगे कि सर बिल्कुल हूबहू एग्जाम देकर आए हम क्लास में ही। मेरी स्पेशल क्लास 8 बजे दिन में सुबह, 10 बजे सुबह और रात 10 बजे भी रेगुलर हो रही है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, रोहित कुमार, है ना? और ये नया प्राइस देख लो, जो आप ऑफर था, तो भाई डियर ये नई फी आई है। आप चाहो तो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। कोड डाल दो ना बाबर10 बच्चे, है ना? रेफरल कोड बाबर10 डालकर आप ज्वाइन कर लेना बच्चे, ठीक है? प्लस में जुड़ने के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो पर्सनल गाइडेंस मैं कहता हूँ और स्टडी प्लानर आपके सामने है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है? रेफरल कोड बाबर10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? और प्रत्येक संडे को कॉम्पिट होता है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? इस बार SSC GD का होगा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में। और एक फीचर कि आप अपने एजुकेटर से दिल खोल करके बातें करिए प्लस पे, जो भी परेशानी है। कहाँ? प्लस पे, ये नया फीचर है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड बाबर10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में शाम 5 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।